रात का अंधेरा धीरे धीरे झांसी के किले पर उतर रहा था। हवा तेज थी, लेकिन उससे भी तेज थी एक बेचैनी। एक ऐसी बेचैनी जो सिर्फ उन लोगों को महसूस होती है जो जानते हैं सुबह तक सब कुछ बदल सकता है। मशालों की रोशनी दीवारों पर हिल रही थी, सैनिक चुप थे और बीच में खड़ी थी एक औरत, तलवार हाथ में, आंखों में एक अजीब सा सुकून, जैसे उसने अपना फैसला कर लिया हो। अगर आज वो पीछे हटी तो सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक सपना टूट जाएगा, और अगर आज वो आगे बढ़ी तो शायद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये कहानी है झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई की। लेकिन ये सिर्फ एक वीरांगना की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे फैसले की कहानी है जहां एक इंसान को महारानी से बढ़कर कुछ और बनना पड़ता है। एक प्रतीक, एक आग, एक आवाज। 19 नवंबर 1828, वाराणसी। गंगा के किनारे एक छोटी सी लड़की का जन्म होता है। नाम रखा जाता है मणिकर्णिका। घर में सब उसे प्यार से मनु बुलाते हैं। लेकिन मनु बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। जब लोग उसे कहते थे कि लड़कियां शांत रहती हैं, वो घोड़े पर सवार हो जाती थी। जब उसे रोकने की कोशिश होती थी, वो तलवार उठाती थी। और जब उसे समझाया जाता था कि ये सब उसके लिए नहीं है, वो बस मुस्कुरा देती थी, जैसे उसे पता हो कि उसका रास्ता अलग है। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा के दरबार से जुड़े थे। इसी वजह से मनु का बचपन बिठूर में गुजरा, एक ऐसी जगह जहां राजनीति, शक्ति और विद्रोह की हवा हमेशा चलती रहती थी। यहीं पर उसकी दोस्ती हुई दो लोगों से जो आगे चलकर इतिहास का हिस्सा बनने वाले थे, नाना साहिब और तात्या टोपे। तीनों एक साथ खेलते थे, लेकिन उनका खेल अलग था। ये बचपन का खेल नहीं था, ये तैयारी थी। घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध की रणनीति, सब कुछ जैसे बचपन से ही उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इनमें से एक दिन अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। 1842, झांसी। मनु की शादी होती है झांसी के महाराजा गंगाधर राव से, और इसी के साथ मणिकर्णिका बन जाती है लक्ष्मीबाई। अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वो झांसी की महारानी थी। शुरुआत में सब कुछ शांत था, दरबार लगता था, फैसले लिए जाते थे, प्रजा खुश थी। लक्ष्मीबाई अपनी जिम्मेदारियों को समझ रही थी, सीख रही थी और धीरे धीरे अपने राज्य को मजबूत बना रही थी। लेकिन जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। एक दिन एक खुशी आई। उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ ही समय में बच्चा चल बसा। ये सिर्फ एक माँ का दर्द नहीं था, ये एक रानी का भी दर्द था। क्योंकि अब सवाल था, गद्दी का वारिस कौन होगा। और जैसे ये काफी नहीं था, महाराजा गंगाधर राव की तबीयत भी बिगड़ने लगी। राज्य में एक खामोश सा डर फैल रहा था। आखिरी उम्मीद के रूप में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, दामोदर राव। लक्ष्मीबाई ने उसे अपना बेटा माना, अपना वारिस माना। लेकिन क्या अंग्रेज इससे मानने वाले थे? 1853, महाराजा की मृत्यु हो गई, और इसी के साथ झांसी के आसपास हवा बदल गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका प्रभाव पूरे भारत में बढ़ता जा रहा था, उसका एक नया नियम था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी को लागू किया था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। इसका मतलब सीधा था, अगर किसी राजा का कोई खून से जुड़ा वारिस नहीं है तो उसका राज्य ब्रिटिश के कब्जे में चला जाएगा। लक्ष्मीबाई ने अपने गोद लिए हुए बेटे को वारिस घोषित किया। उन्होंने कानूनी तौर पर भी अपील की, लेकिन जवाब पहले से तय था, इनकार। झांसी अब ब्रिटिश के कंट्रोल में आएगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक अपमान था। और तब एक महारानी ने वो कहा जो आज भी गूंजता है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये शब्द सिर्फ गुस्से में नहीं निकले थे, ये एक संकल्प था। लेकिन संकल्प और युद्ध के बीच हमेशा एक लम्हा होता है, सोच का, डर का और फैसले का। लक्ष्मीबाई ने तुरंत युद्ध नहीं चुना। उन्होंने समय देखा, परिस्थिति समझी और चुप रहकर तैयारी शुरू की। 1857, मेरठ। एक चिंगारी भड़की और देखते ही देखते वो आग बन गई। सिपाही विद्रोह कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी थी। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, हर जगह अशांति थी। झांसी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां हर फैसला खतरनाक हो सकता था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि लक्ष्मीबाई शुरू में न्यूट्रल रहना चाहती थी। वो डायरेक्ट टकराव से बचना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था अंग्रेज सीधा हमला करेंगे। लेकिन फिर एक घटना हुई। झांसी में ब्रिटिश अधिकारियों और उनके परिवारों का कत्ल कर दिया गया। खून, चीखें और डर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदार कौन? ब्रिटिश ने तुरंत उंगली उठाई, लक्ष्मीबाई पर। लेकिन क्या ये सच था? कुछ लोग कहते हैं ये उनके कंट्रोल के बाहर हुआ। कुछ लोग कहते हैं ये एक साजिश थी उन्हें फंसाने के लिए। और कुछ आज भी चुप हैं। सच क्या था, शायद कभी पता न चले। लेकिन एक बात क्लियर थी, अब लक्ष्मीबाई को अंग्रेज कभी माफ नहीं करने वाले थे। अब ये पर्सनल हो चुका था, और लक्ष्मीबाई ने भी अपना रास्ता चुन लिया। झांसी लड़ेगा। अब तैयारी खुलकर होने लगी। किले की दीवारें मजबूत की गईं, तोपें तैनात की गईं, सैनिकों को ट्रेन किया गया, और सबसे खास, महिला सैनिकों की एक सेना तैयार की गई। झांसी अब सिर्फ एक राज्य नहीं था, एक कैंप बन चुका था। 1858, ब्रिटिश सेना झांसी की तरफ बढ़ रही थी। इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे ह्यू रोज।
उनका मिशन सिंपल था, झांसी को गिराना। लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि सामने कौन खड़ा है। लड़ाई शुरू हुई, तोपों की गूंज, धुआं, चीखें और हर दिन एक नई कसौटी। लक्ष्मीबाई खुद बैटलफील्ड में उतरती थी। वो सिर्फ हुक्म नहीं देती थी, वो लड़ती थी। उनके सैनिक उन्हें देखकर लड़ते थे, लेकिन अंदर ही अंदर प्रेशर बढ़ रहा था। राशन कम हो रहा था, लोग थक रहे थे और ब्रिटिश धीरे धीरे किले के करीब आ रहे थे। फिर वो दिन आया, किले की दीवार टूट गई। अब अंदर रुकना मौत का इंतजार था। और तब लक्ष्मीबाई ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी राजा या रानी के लिए आसान नहीं होता। रात के अंधेरे में वो किले से निकल गईं, अपने घोड़े बादल पर सवार, पीठ पर दामोदर राव और साथ में कुछ विश्वसनीय सैनिक। ये भागना नहीं था, ये बचकर लड़ने का फैसला था। वो कल्पी पहुंची। यहाँ उनकी मुलाकात हुई तात्या टोपे से। दोनों ने मिलकर फिर से सेना तैयार की, लेकिन ब्रिटिश रुकने वाले नहीं थे। कल्पी में भी हार मिली। अब सिर्फ एक मौका बचा था, ग्वालियर। एक मजबूत किला, एक स्ट्रेटेजिक जगह और एक आखिरी खेल। लक्ष्मीबाई और उनके साथियों ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ये एक बड़ा झटका था ब्रिटिश के लिए, लेकिन ये जीत एक तूफान से पहले की शांति थी। ब्रिटिश सेना वापस आई और इस बार और भी ज्यादा शक्ति के साथ। 17 जून 1858, कोटा की सिराए, आखिरी लड़ाई। लक्ष्मीबाई ने सैनिक पोशाक पहना, तलवार उठाई और बिना किसी डर के बैटलफील्ड में उतर गई। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक प्रतीक था। एक औरत, एक सेना के सामने। गोलियां चल रही थी, तलवारें टकरा रही थी, धुआं सब कुछ धुंधला कर रहा था। और फिर एक पल, एक वार, एक गिरता हुआ घोड़ा और जमीन पर गिरती हुई लक्ष्मीबाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं अपनी आखिरी सांसों में भी उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने कहा उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे, और फिर आग के हवाले कर दिया गया। एक शरीर जल गया, लेकिन एक कहानी अमर हो गई। आज भी सवाल वही है, क्या वो सिर्फ झांसी की रानी थी या एक आग जो आज भी जल रही है? इतिहास अक्सर जीतने वालों के नाम लिखता है, लेकिन कुछ नाम हार कर भी इतने बड़े हो जाते हैं कि वो जीत की परिभाषा बदल देते हैं। और शायद इसीलिए जब भी हिम्मत की बात होती है, जब भी ना कहने की हिम्मत की बात होती है, जब भी अपनी मिट्टी के लिए खड़े होने की बात होती है, एक नाम हमेशा गूंजता है, झांसी की रानी।